हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास की केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम लेसन पढ़ रहे हैं ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं और उसमें हमारा आज का टॉपिक है ऑक्सीकरण अंक अथवा ऑक्सीकरण संख्या, जिसे अंग्रेजी में ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। तो आइए शुरुआत करें। जैसे एक एग्जाम्पल NaCl का लेते हैं, जिसे कहते हैं सोडियम क्लोराइड। Na सोडियम परमाणु है, Cl सोडियम परमाणु है। मैं बोलूंगा पूरा ये यौगिक है और इस यौगिक में ये सोडियम परमाणु तो ये क्लोरीन परमाणु, ठीक है ना। और इन परमाणुओं पर जो आवेश होता है उस आवेश को ही उस तत्व का ऑक्सीकरण अंक कहा जाता है। किसी यौगिक में उपस्थित जो तत्व अथवा परमाणु होते हैं, उन तत्व अथवा उन परमाणुओं पर जो आवेश पाया जाता है उस आवेश को ही उसका ऑक्सीकरण अंक या ऑक्सीकरण संख्या कहा जाता है। जैसे सोडियम की बात करूं तो याद रखना, सोडियम पर +1 आवेश पाया जाता है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि सोडियम का ऑक्सीकरण अंक +1 होता है। Cl क्लोरीन की बात करूं तो -1 और ऑक्सीकरण अंक होता है, यानी इस पर -1 आवेश पाया जाता है, तो मैं कहूंगा कि इसका ऑक्सीकरण -1 होता है। अब होता कैसे, आप सामान्य सी बात जानते हो कि जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पर ऋणावेश आता है, और जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उस पर धनावेश आता है। तो सोडियम ने तो क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन त्यागा है और वो त्यागा हुआ इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने ग्रहण कर लिया, तो क्लोरीन ने ग्रहण कर लिया तो इस पर ऋणावेश आ गया, और सोडियम ने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो इस पर धनावेश आ गया। तो इस प्रकार से जो इन परमाणुओं और तत्वों पर जो आवेश होता है उस आवेश को ही उसका ऑक्सीकरण अंक कहा जाता है। मैं एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूं कि किसी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं अथवा तत्वों पर जो आवेश पाया जाता है उस आवेश को उसका ऑक्सीकरण अंक या ऑक्सीकरण संख्या कहा जाता है। ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करने के स्वैच्छिक नियम। तो अब हम ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करने के कुछ नियम हैं उन पर चर्चा करेंगे। एक नंबर जो नियम है उसकी बात करता हूं मैं, कि कोई जो मुक्त परमाणु है अथवा जो अणु है उसका ऑक्सीकरण अंक हमेशा 0 होता है। यानी स्वतंत्र पाए जाने वाले कोई परमाणु अथवा अणु का ऑक्सीकरण अंक हमेशा 0 होता है। जैसे Br2 अणु है, Cl2 अणु है, Ag धातु के रूप में तत्व है, Fe धातु के रूप में तत्व है या परमाणु भी है, तो ये मुक्त अवस्था में है और ये अणु के रूप में है, तो इनका ऑक्सीकरण अंक हमेशा 0 होगा। कंफ्यूज मत होना। जैसे मैं आपसे पूछूं AgCl, अब ये यौगिक बन गया। अब AgCl में अगर मैं आपसे Ag का पूछूं ऑक्सीकरण अंक, तब तो हमें निकालना पड़ेगा और +1 आएगा, +1 आएगा Ag का। लेकिन यहां Ag अकेला दिया, मुक्त अवस्था में दिया है, तो मुक्त अवस्था वाले का तो देखते ही बता देना है कि 0 होता है। तो यहां मुक्त अवस्था में किसी यौगिक के रूप में नहीं है तो यहां 0 होगा। लेकिन यहां हमें AgCl में Ag का पूछे, सिल्वर का पूछे कि ऑक्सीकरण अंक बताइए, तो हमें निकालना पड़ेगा। जिसका निकालना है उसका हम x मान लेते हैं, प्लस का निशान लगा लेते हैं आगे की तरफ, और Cl होता है इस पर हमेशा माइनस होता है। ये हैलोजन होते हैं। कौन? फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। मैंने आपको आवर्त सारणी पढ़ाई है तो उसमें आपको याद होगा ये हैलोजन का वर्ग होता है। इन सारों पर -1 आवेश होता है, तो यहां Cl वही Cl है और इसका -1 हो जाएगा। इस सारे के ऊपर कोई आवेश नहीं है तो बराबर हम 0 लगा लेंगे और इसको हल करेंगे तो x -1 बराबर 0 और x बराबर +1 आ जाएगा। तो यहां Ag का +1 आ जाएगा। तो यौगिक में तो अगर पूछे तो हमें निकालना पड़ेगा, वो प्लस माइनस के रूप में कुछ न कुछ जरूर प्राप्त होगा। लेकिन अगर मुक्त अवस्था में हमें पूछे तो फिर 0 होगा। यहां जैसे Cl2 का पूछे तो 0 होगा, यहां Br2 का पूछे तो 0 होगा। तो याद रखना Fe का भी 0 होगा। तो मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले
तत्व अथवा धातु और पर अणुओं का मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले तत्व, धातु अथवा परमाणुओं और अणुओं का ऑक्सीकरण अंक हमेशा शून्य होता है। कब? मुक्त अवस्था में शून्य होता है। इसी प्रकार आप देखना ओजोन है, ओजोन का सूत्र O3, इसका ऑक्सीकरण अंक शून्य होगा क्योंकि मुक्त अवस्था में है। इसी प्रकार N2, O2, H2 इन सभी का शून्य होगा। जैसे P4 याद रखना फास्फेट होता है, ये फास्फेट होता है P4। इसी प्रकार सल्फर S8 होता है, सल्फर में 8 परमाणु जुड़े होते हैं इस प्रकार से और सल्फर का अणु बनता है। ये सल्फर का S8 सल्फर का अणु है, P4 सल्फर का अणु है, याद रखना। और रसायन विज्ञान में सल्फर एक ऐसा परमाणु है जिसकी परमाणुता सर्वाधिक होती है, यानी सल्फर 8 परमाणु एक साथ जब मिलते हैं तो इसका अणु बनता है, तो सल्फर की परमाणुता 8 होती है। तो इस प्रकार हमसे पूछे कि S8 का ऑक्सीकरण अंक बताइए तो शून्य होगा, P4 का ऑक्सीकरण अंक बताइए तो शून्य होगा, क्योंकि ये मुक्त अवस्था में और मुक्त अवस्था वालों का हमेशा शून्य होता है। अंक ज्ञात करने के नियमों में दूसरा नियम, ध्यान देना, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग, आवर्त सारणी के और प्रथम वर्ग को आप जानते हैं जिसे क्षार धातुएं कहा जाता है। मैं लिख रहा हूं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, ये प्रथम वर्ग की क्षार धातुएं हैं और इन प्रथम वर्ग की क्षार धातुओं का ऑक्सीकरण अंक +1 होता है। ये प्रथम वर्ग की क्षार धातुएं हैं, इनका ऑक्सीकरण अंक +1 होता है। तो हमें अगर यह ध्यान में रहेगा दिए हुए यौगिक में कि यहां प्रथम वर्ग की क्षार धातु दी गई है तो उसका ऑक्सीकरण हम आसानी से बिना निकाले बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई हमें यूं कह दे रुबिडियम क्लोराइड, RbCl, रुबिडियम क्लोराइड में रुबिडियम का ऑक्सीकरण अंक बताइए, तो अगर हमें ध्यान में है कि रुबिडियम तो प्रथम वर्ग का होता है तो इस पर +1 है, तो हमें अब X मान करके निकालने की आवश्यकता नहीं है, सीधा हम बता सकते हैं इन सारों का याद रखना +1 होता है, क्योंकि ये आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग में आते हैं और प्रथम वर्ग का ऑक्सीकरण +1 होता है। इसी प्रकार आवर्त सारणी में याद रखना यहां दूसरा वर्ग आता है प्रथम वर्ग के पास, तो मैं उसको यूं लिख देता हूं, द्वितीय वर्ग, जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम और रेडियम। याद रखना ये दूसरे वर्ग के तत्व हैं। कौन से वर्ग के? दूसरे वर्ग के तत्व हैं, तो इनका ऑक्सीकरण अंक हमेशा +2 होता है। कितना होता है? +2। अगर आपको ये ध्यान में आ रहा है कि ये द्वितीय वर्ग के हैं तो आपको दिए हुए यौगिक में और X मान करके निकालने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधा बता सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे यूं कहूं कि MgI2 मैग्नीशियम आयोडाइड में मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण अंक बताइए, मैग्नीशियम आयोडाइड में मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण अंक बताइए। अगर आपको ध्यान में कि यहां ये दिया हुआ धातु तो द्वितीय वर्ग का है, तो आप सीधा बता सकते हो कि इसका +2 होता है। इस प्रकार से द्वितीय वर्ग के जो धातुएं हैं इन्हें क्षारीय मृदा धातुएं कहा जाता है और इनका ऑक्सीकरण अंक हमेशा +2 होता है। तीसरा नियम कि हाइड्रोजन का सामान्यतः ऑक्सीकरण अंक जो है, ऑक्सीडेशन नंबर, हाइड्रोजन का सामान्यतः ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण अंक 1 याद रखना +1 होता है। +1 होता है क्योंकि हाइड्रोजन प्रथम वर्ग में आता है, इसलिए +1 होता है। लेकिन याद रखना धात्विक हाइड्राइड जैसे LiH लिथियम हाइड्राइड, इसी प्रकार जैसे MgH2 मैग्नीशियम हाइड्राइड, जैसे CaH2 कैल्शियम हाइड्राइड, इनमें
धातुओं के अंत में हाइड्रोजन जुड़ा है, इसलिए इन्हें धात्विक हाइड्राइड कहा जाता है। और धात्विक हाइड्राइडों में तुम्हें याद रखना है जस्ट इससे विपरीत होता है, अर्थात -1 होता है। तो हाइड्रोजन का सामान्यतः ऑक्सीकरण अंक +1 होता है, परंतु धात्विक हाइड्राइडों में इसका ऑक्सीकरण अंक -1 होता है। इसका रीजन ये होता है, याद रखना, धात्विक हाइड्राइडों में हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता अधिक होती है धातु से। धात्विक हाइड्राइडों में हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता धातु से अधिक होती है। तो हाइड्रोजन क्या करता है, यहां जो बीच वाला बंध है उस बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है हाइड्रोजन। इसलिए बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेने से हाइड्रोजन पर तो ऋणावेश आ जाएगा और जो धातु है उस पर धनावेश आ जाएगा। तो हाइड्रोजन बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेता है क्योंकि इसकी विद्युत ऋणता इन धातुओं से अधिक होती है, इसलिए हाइड्रोजन पर ऋणावेश आ जाता है, इसलिए इसका ऑक्सीकरण अंक -1 होता है। तो तुम्हें यह बात याद रखनी है आगे यौगिकों की ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करते समय कि जब तुम्हें धात्विक हाइड्राइड दिए हुए हो और उनमें पूछे तो तुम्हें सीधा बता देना है कि इसमें -1 होता है, धात्विक हाइड्राइडों में -1 होता है और सामान्यतः इसका +1 होता है। और धात्विक हाइड्राइड कौन से होंगे, कैसे पहचानोगे? अरे धातुओं के अंत में H जुड़ा होगा। H परमाणु के रूप में हो सकता है, अणु के रूप में हो सकता है। जैसे यहाँ H परमाणु है, यहाँ H अणु है, यहाँ भी H अणु है। तो परमाणु और अणु के रूप में धातुओं के साथ जब H अंत में जुड़ेगा उन्हें बोलूंगा धात्विक हाइड्राइड। और धात्विक हाइड्राइडों में हमेशा -1 ऑक्सीकरण अंक होगा हाइड्रोजन का। ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करने का अगला नियम, और इस नियम में ऑक्सीजन का याद रखना, जो O परमाणु है ऑक्सीजन का सामान्यतः ऑक्सीकरण अंक है -2 होता है। सामान्यतः ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है ऑक्सीजन का। लेकिन आपको याद रखना है कुछ प्रोक्साइड, जैसे मैं नाम लिख रहा हूं, कुछ प्रोक्साइड हैं, उन प्रोक्साइडों में और प्रत्येक ऑक्सीजन का -1 होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे H2O2 और Na2O2, H2O2 और Na2O2 इन्हें कहते हैं प्रोक्साइड। और इन प्रोक्साइडों में प्रत्येक ऑक्सीजन का -1 होगा, प्रत्येक ऑक्सीजन का इसमें -1 होगा इन प्रोक्साइडों में। इसी प्रकार कुछ सुपर ऑक्साइड भी होते हैं, सुपर ऑक्साइड। तो सुपर ऑक्साइडों में भी आपको याद रखना है, सुपर ऑक्साइड के रूप में अगर मैं बात करूं तो जैसे आपके KO2 सुपर ऑक्साइड होता है, RbO2 सुपर ऑक्साइड होता है, इसे तो कहते हैं पोटेशियम ऑक्साइड, इसे कहते हैं रुबिडियम ऑक्साइड। ये सुपर ऑक्साइड कहलाते हैं, सुपर ऑक्साइड कहलाते हैं। और इनमें प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु का याद रखना -1/2 होता है। प्रत्येक ऑक्सीजन का इनमें ऑक्सीकरण अंक -1/2 होता है। इनमें सुपर ऑक्साइडों में सुपर ऑक्साइड KO2 और RbO2 दो आपको याद रखने, प्रोक्साइड दो आपको याद रखने, H2O2 और Na2O2, जिनमें प्रत्येक ऑक्सीजन का -1 होता है और इनमें प्रत्येक ऑक्सीजन का -12 होता है, 1/2 होता है। इसी प्रकार आपको ध्यान देना है कि एक यौगिक जैसे OF2 है, ऑक्सीजन फ्लोराइड, और ऑक्सीजन फ्लोराइड में याद रखना O का जो नंबर होता है वो +2 होता है, O का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है। एक यौगिक और याद रखना है जिसे O2F2 कहा जाता है, O2F2 जिसे कहते हैं डाई ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड। ये ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड बोल सकता हूं, इसे कहूंगा डाई ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड। और इसमें ऑक्सीजन का जो ऑक्सीकरण अंक है वो आपको याद रखना है +1 होता है। इसमें ऑक्सीकरण अंक ऑक्सीजन का +1 होता है, इसमें ऑक्सीजन का +2 होता है। सुपर ऑक्साइडों में प्रत्येक ऑक्सीजन का
-1/2 होता है और पेरोक्साइडों में ऑक्सीजन का -1 होता है और सामान्यतः ऑक्सीजन का -2 माना जाता है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करने का 5वां नियम। 5वें नियम में देखिए, एक होता है अमोनियम जिसे NH4+ बोलते हैं। ये होता है अमोनियम आयन। कौन सा आयन? अमोनियम आयन होता है। इसे अमोनियम आयन बोला जाता है क्योंकि NH4 पर प्लस दिया होता है तो आयन बोलते हैं, अमोनियम आयन। और एक और याद रखना है आपको, CH3 और प्लस दिया होता है जिसे मेथिल आयन कहते हैं। क्या बोलते हैं? मेथिल आयन बोलते हैं इसे। इन दोनों का ऑक्सीकरण अंक याद रखना +1 होता है। अमोनियम आयन और मेथिल आयन का ऑक्सीकरण अंक +1 होता है। अगर आपको ये किसी यौगिक में अलग अलग दिए हुए हों और इनका पूछ ले तो इन पर +1 होता है। याद रखना है, हम निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी हमको, हम सीधा बता सकते हैं अगर ये दिए तो इनका +1 होगा, इसका भी +1, इसका भी +1, तो प्रत्येक का +1 होता है यौगिकों में। इसी प्रकार इसमें कुछ और जैसे शून्य वाले होते हैं, जैसे अमोनिया, इसका ऑक्सीकरण हमेशा 0 होता है। फिर उसके बाद में CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका ऑक्सीकरण हमेशा 0 होता है। फिर NO, नाइट्रिक ऑक्साइड, इसका ऑक्सीकरण 0 होता है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये अमोनिया है, तो इनका 0 होता है। उसके बाद जल H2O, जल का भी 0 होता है। फिर उसके बाद में बात करूं पिरीडीन, तो C5H5N, इसे पिरीडीन कहते हैं और पिरीडीन का भी ऑक्सीकरण अंक है वो 0 होता है। फिर उसके बाद में बात करूं तो एक आता है R3N। R यहां पर एल्किल समूह है। आप जब सेकंड केमिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि एल्किल ग्रुप कौन होते हैं। तो एक बात तो आप याद रखिए, नाइट्रोजन परमाणु के साथ 3 एल्किल ग्रुप, 3 R जुड़े हुए हैं। इस प्रकार से मैं यूं बताता हूं आपको, इस प्रकार से 3 R जुड़े हुए हैं नाइट्रोजन परमाणु के साथ, तो मैं बोलूंगा तृतीयक एमीन। क्या कहा जाएगा इसे? इसे 3 डिग्री एमीन या तृतीयक एमीन कहा जाता है। ये सेकंड केमिस्ट्री वाले पोर्शन में आपको वहां बताऊंगा, तो वहां आएगा ये तृतीयक एमीन कहते हैं इसे, R3N को तृतीयक एमीन। और फिर एथिलीन डाइएमीन भी उसी केमिस्ट्री में आता है, लेकिन आपको याद रखना है CH2 फिर CH2 और इसके दोनों तरफ यहां NH2 लगा देते हैं तो बन जाएगा एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन बन जाएगा। ये भी 0 ऑक्सीकरण अंक वाला होता है। तो इन सारे अणुओं और यौगिकों की जो मैंने बताया यहां, इनकी 0 ऑक्सीकरण अवस्था होती है। जब ये किसी यौगिक में दिए हुए हों तो आप इनको 0 बताना कि इनका ऑक्सीकरण 0 होता है। अभी एग्जाम्पल तो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम नियम पढ़ रहे हैं केवल और केवल। इन सारे नियम जो हमने पढ़े इनको सारों के सारों को हम एग्जाम्पल के रूप में ढाल लेंगे वहां, तो आपको पता चल जाएगा। तो एक बार आप ये याद रखिएगा। ऑक्सीकरण को ज्ञात करने के नियमों में अगला नियम, कुछ क्रियात्मक समूह अथवा मूलक जिनका ऑक्सीकरण फिक्स होता है वो आपको याद रखना है। जैसे OH, इस पर -1 होता है, इसे कहते हैं हाइड्रोक्सो। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सो बोलते हैं इसे, इस पर -1 होता है। जैसे CN, इस पर -1 होता है, इसे साइनो बोलते हैं। इसे हाइड्रोक्सो, इसे साइनो कहा जाता है। इसका जस्ट विपरीत कर दीजिए, NC-1, आइसोसाइनो। ये तो साइनो, ये आइसोसाइनो, ये सामान्य में ध्यान रखने हैं। इसी प्रकार NO2-1 होता है जिसे नाइट्राइट कहा जाता है। NO2 को नाइट्राइट कहा जाता है, नाइट्राइट।
और NO3 -1 इसे नाइट्रेट कहते हैं, इसे नाइट्रेट कहते हैं, इसे नाइट्राइट कहते हैं, इसे आइसोसाइनो कहते हैं, इसे साइनो कहते हैं, इसे हाइड्रोक्सो कहते हैं। तो इन पर -1 ऑक्सीकरण होता है। ये क्रियात्मक समूह और इन्हें मूलक भी कहा जाता है। तो ये जैसे मूलक हैं, क्रियात्मक समूह भी इनको ही बोलते हैं। तो इन पर -1 ऑक्सीकरण पाया जाता है। कुछ और है जैसे CNS, इस पर -1, ये पूरा एक ही है। CNS 3 परमाणुओं से मिलकर के बना है CNS, जिसे थायोसाइनो कहा जाता है। क्या बोलते हैं? थायोसाइनो, थायोसाइनो कहा जाता है। इस पर -1 आवेश होता है, CNS थायोसाइनो कहा जाता है। इसका जस्ट विपरीत भी कर दीजिए, NCS, NCS, ठीक है ना, घुमा करके बीच वाला बाहर ले आइए तो NCS -1 हो जाएगा, जिसे आप कहोगे आइसोथायोसाइनो। क्या बोलोगे? आइसोथायोसाइनो, आइसोथायोसाइनो इसे कहा जाता है, आइसोथायोसाइनो कहा जाता है, जो कि ऋणावेशित होता है, -1 ऑक्सीकरण अंक वाला होता है। इसी प्रकार बाथरूम में CNO -1 होता है, जिसे थायोसाइनेटो कहा जाता है, थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो कहा जाता है। ये CNO -1 वाला थायोसाइनेटो कहा जाता है। इसको थोड़ा सा चेंज करके बनाएंगे तो बन जाएगा NCO। क्या बन जाएगा? NCO -1 वाला, जिसे आइसोथायोसाइनेटो कहा जाएगा, आइसोथायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो। तो थायोसाइनेटो कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये आपको माइनस वाले, एक वाले याद रखने, जिन पर सारों पर -1 होता है। इसी प्रकार कुछ मूलक जिन पर -2 भी होता है, जैसे मैं बात करूं SO3 -2, SO3 -2, जिसे सल्फाइट कहा जाता है, सल्फाइट कहा जाता है। इसी प्रकार SO4 -2, जिसे सल्फेट कहा जाता है, जिसे सल्फेट कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार CO3 -2, जिसे कार्बोनेट कहा जाता है, कार्बोनेट कहा जाता है। आपको दिख रहा है इन सारों पर -2 ऑक्सीकरण अंक है, -2 ऑक्सीकरण अंक है। कार्बोनेट के बाद में याद रखना, एक लिख रहा हूं जैसे C2O4 -2, C2O4 -2, इसे ऑक्जेलेटो कहा जाता है, ऑक्सेलेटो भी कहते हैं, ऑक्जेलेटो भी कहते हैं। ऑक्सेलेटो या ऑक्जेलेटो एक ही बात है बोलने में। और लिख रहा हूं जैसे H2O3 -2, इसे थायोसल्फेटो कहते हैं, थायोसल्फेटो, थायोसल्फेटो कहा जाता है, थायोसल्फेटो कहा जाता है। तो ये सारे के सारे -2 वाले होते हैं, याद रखने, और इधर ये -1 वाले होते हैं, जिनको हमें याद रखना है।